हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाएं, देन वी विल स्टार्ट। अनुराग, रोहित, देवेश, निशा, नमस्ते। जय श्री राम, प्रथम नमस्ते। जल्दी से आ जाओ, शुरू करेंगे। अनुप्राश, अनुराग, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? श्रेया, विभा, राजा, सचिन, हाँ प्रथम, गुड इवनिंग, नमस्ते। जल्दी आ जाओ। तो मेरे को जल्दी से बताएंगे क्या फिजिकल क्वांटिटीज का तुम्हारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है पहला, फिजिकल क्वांटिटीज वाला, वो कर लिया तुमने अच्छे से? वो अच्छे से कंप्लीट हो गया? वहां से एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, तो वो क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। श्रुति नमस्ते, रति गुड इवनिंग। हाँ वो बुक ले सकते हो, प्रथम एलिमेंट्स वाली, सिर्फ बोर्ड लेवल की। पूजा गुड इवनिंग, श्रेया गुड इवनिंग। अच्छे से हो गया वो टॉपिक? उदय गुड इवनिंग, निशा कह रही है हो गया, अनुप्राश भी कह रहा है हो गया। हाँ एनसीईआरटी का 6.1 होगा शायद वो, सही बात है। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे बढ़ेंगे। आज हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे बढ़ेंगे और नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करेंगे? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स करेंगे। हाँ शिवांक, अंजलि गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स जो है वो सिलेबस में नहीं है, नई एनसीईआरटी में भी नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में भी नहीं है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो मैं उसको सिर्फ छू के आऊँगा, मैं उतना 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 करूँगा जितना जितना हमें थोड़ा सा ज़रूरत है, बस ज़्यादा नहीं करेंगे टेंजेंट्स नॉर्मल को, बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे क्योंकि वो रिमूव्ड है। नई एनसीईआरटी में से भी रिमूव कर दिया गया है वो टॉपिक, और सीबीएसई में से तो वो रिमूव ही है पिछले 2-3 साल से। ठीक है, इस साल भी सीबीएसई से टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स रिमूव्ड ही है, और नई एनसीईआरटी से है तो ये मान के चलो लगभग हर जगह से ही रिमूव हो गया है। तो खैर हम उसको थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि उसके थोड़े थोड़े एलिमेंट्स हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी बातों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर मैं वो वर्ड यूज़ करूँगा तो तुम्हें समझ आना चाहिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी टेंजेंट की ज़रूरत पड़ेगी और मैक्सिमा मिनिमा में भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग, स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा 50% से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, 50% से ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन तुम्हारा टाइम ले लेगा, थोड़ा सा 1-1.5 महीना लग जाएगा इंटीग्रेशन को करने में, क्योंकि हमारी क्लासेस भी एक मंथ में 12 ही होंगी, तो 12 क्लास से तो ज़्यादा ही लगेंगी इंटीग्रेशन को, तो 1-1.5 महीना लगाएगा इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस। तो मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, हाँ श्रेया, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन हमने फिजिकल क्वांटिटीज पे पढ़ ली है, अब हमारी दूसरी एप्लीकेशन है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की। दूसरी एप्लीकेशन हमारी कौन सी है? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की हमारी दूसरी एप्लीकेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स चीज क्या है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स चीज है क्या, और फिर इनके अंदर डेरिवेटिव्स का क्या यूज हो रहा है, डेरिवेटिव काम क्या कर रहा है यहाँ पे, हमें ये बातें समझ में आनी आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स होते क्या है? सबसे पहले बात तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की दोनों लाइंस होती है। ये क्या होती है? स्ट्रेट लाइंस होती है। टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होती है और नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स दोनों के दोनों क्या होती हैं? एक स्ट्रेट लाइन होती हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन होती कैसे हैं, इनमें खास बात क्या होता है? ऐसी कौन सी स्ट्रेट लाइन होगा जिसको टेंजेंट बोला जाएगा, ऐसी कौन सी लाइन होगी जिसको नॉर्मल लाइन बोला जाएगा। ठीक है,
तो टेंजेंट्स और नॉर्मल लाइंस होती क्या है ये समझते हैं, ठीक है। देखो कहता है कि मान लो एक कर्व बना लिया तुमने, एक फंक्शन का ग्राफ बना लिया, मान लो ये तुम्हारे फंक्शन का एक ग्राफ है, मान लो ये तुम्हारा एक फंक्शन का ग्राफ बना दिया, एक कर्व बना दिया मैंने। तो कहता है कि कर्व का कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज मैंने हमारे कर्व का एक ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लिया, हमारे कर्व का एक ये वाला पॉइंट हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। तो कहता है कि ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, तो कहता है कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट को छू के जाने वाली लाइन, क्या बोल रहा हूं मैं, एक कर्व के ऊपर एक लाइन को टच करके जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, एक टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व को छू के जाने वाली लाइन, कट करके नहीं बोल रहा हूं मैं, टच करके बोल रहा हूं। कट करने वाली तो बहुत सारी बन जाएंगी ये लाइंस, कट करके जाने वाली तो इनफाइनाइट लाइंस बन जाएंगी, पर मैं क्या कह रहा हूं, ऐसी लाइन जो छू के जाए, समझ रहे हो। तो छू के जाने वाली लाइन ऐसी बनेगी जो कि एक ही होगी, इस तरह छू के जाएगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो मेरे कर्व को टच करके जा रही है, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन बोलेंगे। ये तुम्हारी क्या है, टेंजेंट लाइन है, एक ऐसी लाइन जो तुम्हारे कर्व को क्या करके जाए, टच करके जाए, उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन है। ये बात समझ आ रही है। और कहता है कि उसी पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर तुमने टेंजेंट लाइन बनाई है, अब नॉर्मल का तो मतलब ही समझ में आता है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो कहता है एक ऐसी लाइन उसी पॉइंट पे जो नॉर्मल लाइन होगी, वो कैसी लाइन होगी, वो एक ऐसी लाइन होगी जो इस टेंजेंट लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, जो इस टेंजेंट लाइन के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। टेंजेंट लाइन के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। समझ आ रही है मेरी बात। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली एक दूसरी लाइन इसी पॉइंट से खींच दो, तो इसी पॉइंट पे एक दूसरी लाइन जो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, वो कुछ ऐसी दिखेगी तुम्हें, वो कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये जो दूसरी ऑरेंज कलर की लाइन तुम्हें दिख रही है, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल लाइन बोलूंगा। और ये टेंजेंट के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये हमेशा टेंजेंट के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लाइन बोलेंगे। ये तुम्हारी नॉर्मल लाइन है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होगी, टेंजेंट क्या होगा, ए स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट ए गिवन पॉइंट। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो हमारे कर्व को एक पॉइंट पे क्या करे, टच करे, एट ए गिवन पॉइंट, इसको बोला जाएगा टेंजेंट लाइन। फिर नॉर्मल लाइन क्या होगी, नॉर्मल लाइन क्या होगी, उसी पॉइंट के ऊपर एक ऐसी लाइन, ए स्ट्रेट लाइन विच इज perpendicular to the tangent line at the same point, उसी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसी को क्या बोला जाएगा, नॉर्मल लाइन बोला जाएगा। समझ आ गई ये बात। अब बात ये आती है कि अब जब ये स्ट्रेट लाइन है तो फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो हमारा इस टॉपिक को पढ़ने का टारगेट यही रहता है कि टेंजेंट लाइन और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है किसी भी तरीके से। टेंजेंट लाइन और स्ट्रेट लाइन की क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। अब थोड़ा सा अगर हम 11वीं की तरफ अपना रुख करें, तो 11वीं के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन का पूरा चैप्टर पढ़ा है। एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए जरूरत किस चीज की पड़ती है, एक तो उस लाइन का पासिंग पॉइंट मिल जाए, और एक उस लाइन का स्लोप मिल जाए। एक उस लाइन का क्या मिल जाए, स्लोप मिल जाए। स्लोप के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं अगर तुम भूल गए हो। स्लोप का मतलब क्या होता है, मान लो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, अगर हमारी लाइन
इस पॉइंट से पास कर रही है, मान लो ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और हमारी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो कहता है कि हमारी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो बनाया गया एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इस तरफ तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो हमारी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बनाया हुआ एंगल है, अगर वो थीटा है, अगर ये एंगल तुम्हारा क्या है, थीटा है, तो इस लाइन का स्लोप कितना बनेगा, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, इस लाइन का स्लोप कितना बनेगा, tan थीटा बनेगा। थोड़ा सा मैं रिवाइंड करा रहा हूं, फिर टेंजेंट नॉर्मल पे वापस आऊंगा, थोड़ा सा मैं तुम्हें पीछे की बातें बता रहा हूं। तो कहता है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा, इसको हम m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। यानी कि जैसे कि सपोज हमें एक लाइन दी हुई है जो मान लो 45 डिग्री या 60 डिग्री एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बार बार बोल रहा हूं, उधर से ही एंगल लेना है, ठीक है। तो हम बोले कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan 60 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये स्लोप होता है, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि मान लो, या फिर 45 ले लो, मैं एक क्वेश्चन बता ही दूंगा, 45 डिग्री लेंगे तो कितना बन जाएगा, स्लोप 1 बन जाएगा। फिर हमने कहा कि मान लो हमारी वाली लाइन जो है वो पासिंग पॉइंट उसका x1, y1 है। तो कहता है अगर तुम्हारी लाइन का पासिंग पॉइंट तुम्हें पता है और अगर तुम्हारी लाइन का तुम्हें स्लोप पता है, तो फिर तुम्हारी इक्वेशन लाइन की क्या लिख सकते हो, इक्वेशन लिख सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है तुम्हारी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है तुम्हारी, क्या बनती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू में m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारी लाइन की क्या होती है, इक्वेशन होती है इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट बोल रहा हूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब जैसे कि मान लो कि ये लाइन अगर 1,2 पॉइंट से पास कर रही है और इसका स्लोप है 1, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू में m इंटू में x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। इसको उठा के दोनों को उधर ले आओ, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, है ना। कुछ बातें हमने यहां से और भी पढ़ी थी साथ साथ। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइन का स्लोप ना देके वो हमें क्या दे देता है, 2 पासिंग पॉइंट दे देता है। हमें क्या दे देता है, 2 पासिंग पॉइंट। अगर हमारी लाइन 2 पासिंग पॉइंट, हमें लाइन के 2 पासिंग पॉइंट अगर गिवन है, x1 y1 एंड x2 y2, अगर हमारी लाइन के 2 पासिंग पॉइंट गिवन है, तो उस केस में जो ये हम स्लोप निकालते हैं m, जो tan थीटा ही होता है, और उसकी वैल्यू अब थीटा की हेल्प से तो निकलेगी नहीं, क्योंकि थीटा तो उसने दिया नहीं, उसने मुझे क्या दिया है, 2 पासिंग पॉइंट दिए हैं। तो स्लोप क्या होगा तुम्हारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आ रही हैं कुछ चीजें। अगर हमारी लाइन 2 पासिंग पॉइंट्स, हमारी लाइन के 2 पासिंग पॉइंट गिवन है, तो उसका स्लोप हमने ऐसे निकाला था, और ये tan थीटा ही होता है, बस यहाँ पे थीटा नहीं है तो हमने दूसरी तरीके से निकाल लिया। आ रही है मेरी बात समझ। फिर इसकी लाइन की इक्वेशन लिखना वैसे ही, स्लोप आ गया, 2 पासिंग पॉइंट है, कोई भी पासिंग पॉइंट यूज करो और लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये सीखी हमने। दूसरी बात हमने एक और सीखी थी, क्या, अगर इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, अगर 2 लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं, 2 लाइंस अगर पैरेलल होती हैं, तो उनका जो स्लोप होता है वो सेम होता है। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनके जो स्लोप्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तीसरा कहता है अगर 2 लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो -1 आता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि m1 जो होगा वो -1/m2 होगा। इसको मैं क्या कह सकता हूं, नेगेटिव लेके रेसिप्रोकल कर दिया, नेगेटिव लिया और फिर रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, ठीक है।
तो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। बोलो ये बातें याद आ रही हैं कि एकदम भूले बैठे हो? अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मेरे से जो पढ़े हैं उनको तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, पर जो बच्चे इधर उधर से आए हैं मेरे को उम्मीद है कि उनको ये बातें याद आई होंगी। तो स्ट्रेट लाइन का ये सारा कंटेंट मेरे को जरूरत पड़ने वाली है, जिसका मैं अब थोड़ा सा यूज करूंगा। पहली बात क्योंकि हमारी जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो भी स्ट्रेट लाइन ही है। चलो चलो याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात ये आती है कि भाई हमारी टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है, हमारी नॉर्मल भी तो एक लाइन ही है, उनकी भी इक्वेशन लिखो। हमारी जो टेंजेंट है वो भी तो एक लाइन ही है, और जो हमारा नॉर्मल है वो भी एक लाइन है, तो भाई इनकी भी इक्वेशन लिख के दिखाओ एकदम ऐसे ही। तो फिर अगर मेरे को टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे फिर वही दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या? एक तो पता लगे मुझे पासिंग पॉइंट क्या है मेरे टेंजेंट का। अब टेंजेंट का पासिंग पॉइंट तो कोई सरदर्द ही नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो उसने खुद ही बताया है, वो पॉइंट तो बताएगा जहां पे टेंजेंट खींचना है। जैसे यहां पे ये पॉइंट बताया है तुम्हें, तो पॉइंट तो वो खुद से देगा, तुम्हें कहेगा कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट दिस, तो वो पॉइंट तो खुद दे देगा तुम्हें। तो पॉइंट की तो सरदर्दी है नहीं, सरदर्दी किस चीज की है? स्लोप की। स्लोप कैसे आएगा? टेंजेंट लाइन का स्लोप कैसे आएगा? अब या तो टेंजेंट लाइन का एंगल दे, या तो टेंजेंट लाइन का एंगल दे जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ताकि मैं टेन थीटा लगा दूं। या टेंजेंट लाइन का, या तो ये टेंजेंट लाइन पता लगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, या पता लगे ये टेंजेंट लाइन किन्हीं दो पॉइंट से पास कर रही है ना? यही दोनों बातें बताई, पर तुम्हें वो इन दोनों में से कोई भी बात नहीं बताएगा। ना तो वो तुम्हें एंगल बताएगा एक्स एक्सिस के साथ, ना इसके दो पासिंग पॉइंट देगा। तो फिर स्लोप कैसे निकालोगे? यहां पे डेरिवेटिव आया, यहां पे डेरिवेटिव आया, यूं बोला मैं संभालता हूं। इसीलिए हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में। डेरिवेटिव क्या कहता है? डेरिवेटिव कहता है कि अगर सपोज तुम्हें एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर मैं इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव कर दूं, यानी कि अगर मैं dy बाई डी एक्स निकाल लूं एफ डैश एक्स, अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूं एक बार एफ डैश एक्स कर दूं, तो ये वाली चीज क्या होती है? जो dy बाई डी एक्स आता है, ये dy बाई डी एक्स ही तुम्हारा क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हमेशा। ये क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है तुम्हारा। तो ये यहां पे डेरिवेटिव की पहली जो सबसे मेजर एप्लीकेशन है वो ये है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ने ही क्या दिया? स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दिया। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, मैंने कह दिया कि मान लो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन है, और मैंने क्या कहा कि भाई एट एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 की बात या 3 की बात मैं कर रहा हूं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर मैं देखना चाह रहा हूं कि हमारे टेंजेंट का स्लोप कितना बनेगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा, फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा, कितना आएगा? 4x। अब किस पे बोला है? एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे बोला है, उसको मैं यहां रख दूंगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3 कितनी आएगी? कितनी हो जाएगी? 4 गुना 3 12। तो जो हमारा टेंजेंट है ये उसका स्लोप आ गया। ये क्या आ गया? हमारे टेंजेंट का स्लोप आ गया। यानी कि हमें एक तरीका और पता लग रहा है स्लोप निकालने का। यानी कि हमें, अब पहले तो हमने क्या सीखा कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल मिल जाए, फिर हमने सीखा दो पासिंग पॉइंट मिल जाए। अब तीसरी चीज हम सीख रहे हैं कि डेरिवेटिव करके भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जा सकता है। तो ये 12 जो आया, ये क्या आया? स्लोप ऑफ टेंजेंट आया एट एक्स इज इक्वल टू 3। अगर किसी और पॉइंट पे पूछता है एट एक्स इज इक्वल टू 3, किसी और पॉइंट पे अगर पूछेगा तो वो पॉइंट रख देंगे। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि अब स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम कैसे लिखेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया स्मॉल m, और टेंजेंट का है तो एक इसके नीचे t और लगाऊंगा, mt, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के मेरे पास कई तरीके हो गए। पहला तरीका तो तुमने टेन थीटा भी देखा, पहला तरीका क्या देखा? टेन थीटा देखा।
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी देखा, ऐसे भी निकाल लेंगे। कहीं पे एंगल दे देगा तो बहुत बढ़िया, एंगल दे दिया तो क्यों डेरिवेटिव करूंगा, किस कहीं पे कह दिया कि टेंजेंट 45 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, तो इससे निकाल दूंगा। कहीं पे कहेगा कि टेंजेंट के दो पासिंग पॉइंट दे रहा है तो इससे निकाल दूंगा। कुछ भी नहीं दिया तो फिर हमारा डेरिवेटिव तो हमें संभालने के लिए है ही, तो हम dy बाई डी एक्स कर देंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गए। पहली बात तो ये समझ आ जानी चाहिए तो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, फंक्शन का डेरिवेटिव करके निकलता है, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब नॉर्मल का स्लोप भी निकालना है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। अब तुम्हें दिख रहा है कि टेंजेंट और जो नॉर्मल है वो आपस में क्या बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है। और हमने देखा कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है ना। यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मुझे एक बात ये पता लग गई, क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मेरे को ये बात पता लग गई क्या, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, क्योंकि दोनों की दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का जब प्रोडक्ट करोगे तो -1 आना चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ऊपर तुमने निकाल ही लिया, तो अगर मैं यहां से तुमसे कहूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, तो आएगा -1/mt। -1/mt का मतलब क्या हो गया कि -1/dy/dx, ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा। ये क्या आएगा, मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा। इस तरह टेंजेंट का और नॉर्मल का स्लोप क्या किया जाता है, निकाला जाता है। क्या ये बात अच्छे से समझ आई, यहां तक किसी को कोई समस्या? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकल जाए, जैसे कि यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया तुम्हारा, mt आया 12, तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलवाऊंगा तो इसका रेसिप्रोकल कर दो और नेगेटिव लगा दो, तो इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1/12 बन जाएंगे अनुराग, -1/12 हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट 12, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/12। ये बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूं, अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो बात तो वही पड़ेगी, क्या, y माइनस y1। अब स्लोप का काम कौन कर रहा है, dy/dx कर रहा है x1 y1 पॉइंट के ऊपर। जिस भी पॉइंट के ऊपर पूछेगा उस पॉइंट के ऊपर मैं स्लोप निकाल लूंगा। ये स्लोप की जगह रख दिया मैंने और इनटू में x माइनस एक्स, ये तो हो गया तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करूं, अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करूं तो उसका स्लोप भी तुमने निकाल लिया, वो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का dy/dx, इस पॉइंट पे एट x1 y1 इंटू में x माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो पहला काम इक्वेशन ऑफ अगर तुम्हें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो पहला काम तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना ही पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना है सबसे पहले, उसी से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा रेसिप्रोकल करके, ठीक है। उसी से रेसिप्रोकल करके क्या बनेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल बनेगा। ये बातें यहां तक समझ आ जानी चाहिए। अब कुछ स्पेशल बातें हैं जो तुम्हें एकदम इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें बात अच्छे से समझ आनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये समझना। इंपॉर्टेंट बातें, पहली, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, if the tangent is parallel to x axis,
अगर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, कैसी शक्ल दिखेगी? अगर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कुछ ऐसी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, बताओ। मान लो ये बना दिया मैंने, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट बनवाऊं, यहां पे एकदम बीच सेंटर वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनवाऊं तो कैसा टेंजेंट बनेगा? ऐसा टेंजेंट बनेगा इस पॉइंट के ऊपर। और ये जो टेंजेंट है ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। या फिर इसी बात को मैं ये कह सकता हूं, और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा? तो इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना बनेगा? अगर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है? एंगल बना ही नहीं रहा, 0 डिग्री बना रहा है। अगर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो एंगल कितना बना रहा है? 0 डिग्री बना रहा है। यानी कि यहां पे मेरे को एंगल पता लग गया, यानी कि यहां पे मेरे को क्या पता लग गया? एंगल पता लग गया। तो फिर मैं इसकी हेल्प से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लूंगा, डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। तो अगर एक्स एक्सिस के साथ मेरे को एंगल दे दिया टेंजेंट का, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होना चाहिए बताओ? tan 0। tan 0 का मतलब 0। तो जब भी हमारा एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस के साथ मेरा टेंजेंट अगर पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर बोल गया सॉरी, अगर मेरा टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो उसका स्लोप हमेशा 0 बनेगा। और इसी सिचुएशन के अंदर अगर नॉर्मल की बात कर ली जाए, इसी सिचुएशन के अंदर अगर नॉर्मल की बात कर लो, यहां पे नॉर्मल कैसा बनेगा बताओ? अगर यहीं पे मैं नॉर्मल खींचना चाहूं तो नॉर्मल की बात भी कर लो, नॉर्मल कुछ ऐसा नहीं जाएगा बताओ? नॉर्मल तुम्हारा ऐसा बनेगा, ये तो तुम्हारा टेंजेंट है, ये तुम्हारा क्या है? नॉर्मल है। अगर यहीं पे मैं नॉर्मल की बात कर लूं तो इस बात को मैं ये भी कह सकता हूं, और नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। नॉर्मल अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो स्लोप कितना बनेगा? इसका उल्टा कर दो, 1/0। इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? सॉरी, -1/0, 1/0 नहीं, -1/0। नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है, ठीक है? या फिर इसी बात को मैं ये भी कह सकता हूं कि नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। नॉर्मल को देखो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, नॉर्मल वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है। ये बात भी बोल दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात भी सेम ही है। तो उस केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल ये बनेगा। तुम्हें बात यूं मत सोचो सर क्या क्या इतना सारा बता दिया, तुम्हें बात सिर्फ ये ध्यान रखनी है, अगर हमारा टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये बात ध्यान रखनी है, ये बात आगे यूज होगी। मैंने सारी बातें तुम्हें बाकी समझा दी हैं, तुम्हें ये बात फिट होनी चाहिए दिमाग में, अगर हमारा टेंजेंट, ये बात दिमाग में फिट होनी चाहिए, अगर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो फिर वो 0 डिग्री एंगल बनाएगा, तो उसका स्लोप 0 होगा। ये बात दिमाग में फिट रहनी चाहिए, ठीक है? क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? बताओ। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस, इफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि कुछ ऐसा, मान लो मैं यहां पे ऐसे बनाऊं,
यहाँ पे एक टेंजेंट बनाना चाह रहा हूँ इस कर्व पे, कुछ ऐसी शक्ल बन रही है सपोज, यहाँ पे एक ये ऐसी शक्ल बन रही है। इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसा खींचेगा कि नहीं खींचेगा बताओ? ये टेंजेंट ऐसा खींचेगा। तो इस टेंजेंट को क्या बोलेंगे? ये एक्स एक्सिस के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। या इसी चीज को मैं ये भी बोल सकता हूं, और टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट जो है वाई एक्सिस के साथ क्या है? पैरेलल है। तो इस केस में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा वो क्या बनेगा? टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री बनेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा 1090, यानी 1/0। 1/0 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन में ये काम आएगा। इन्फिनिटी की कैलकुलेशन करने में समस्या होगी, 1/0 इजीली डील हो जाएगा। इन्हीं बातों को हम कैसे भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल खींचूंगा, यहाँ पे नॉर्मल कैसा खींचेगा? नॉर्मल ऐसा खींचेगा, ये नॉर्मल खींचेगा यहाँ पे, ये तो नॉर्मल है, और ये तुम्हारा टेंजेंट। अगर यहीं पे मैं नॉर्मल की बात करूं तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? व्हेन नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हेन नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हमारा नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फिर क्या होगा? इसका उल्टा कर दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना बनेगा? इसका उल्टा करना है तो माइनस में 1/0, जीरो ऊपर चला जाएगा तो ये कुल मिला के जीरो ही बन जाएगा। तो उस केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल जीरो होगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि व्हेन नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये बात भी यही हो गई। बोलो यहां तक कोई समस्या? तो फिर मैं तुम्हें थोड़े से क्वेश्चन करा के बात समझाता हूं कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। बोलो, क्या ये बातें सभी को क्लियर हो गई? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है सोनू। कोई दिक्कत है तो पूछो जल्दी से, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। वैसे तो ये जितनी थ्योरी बताई है इतनी ही काम आनी है हमारे, फिर भी मैं कुछ एक क्वेश्चन करा देता हूँ तुम्हें, ताकि थोड़ी सी नॉलेज रहे इस चीज़ की, ताकि थोड़ी सी क्या रहे? नॉलेज रहे इस चीज़ की। तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी पता होनी चाहिए। हालांकि इतनी थ्योरी की जरूरत पड़ेगी हमें आगे के लिए, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा के लिए बस ये थ्योरी ही जरूरत है। ठीक है, बाकी हाँ हाँ वो तो कहीं भी बन सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है पैरेलल परपेंडिकुलर पे शिवांग। बाकी थ्योरी इतनी पता होनी चाहिए, पर कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ एक कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए बस। क्योंकि आएगा तो नहीं ये कंफर्म है, पर ये आगे मैं बातें यूज़ करूंगा तो तुम्हें समझ आनी चाहिए कुछ कुछ बातें। ठीक है, अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ एक चीज़, और मेरा मन कर रहा है बहुत देर से बताने का। इस चीज़ को देखो मैं रिलेट करता हूँ किसी और चीज़ से। ये बात तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गई? अब एक बार इसको संभाल के रखो अपने दिमाग में एक तरफ, उसको थोड़ी देर के लिए लॉक कर दो। और एक चीज मैं इस कॉन्टेक्स्ट से हटके बता रहा हूं, मेरा मन तो नहीं था बताने का पर मेरे से रुका नहीं जा रहा है, मैं बता देता हूं। हमने क्या देखा कि dy बाई डी एक्स क्या होता है? एक चीज को मैं यहां पे रिलेट करना चाह रहा हूं, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है। क्या आता है? dy बाई डी एक्स होता क्या है वैसे? dy बाई डी एक्स ये भी होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन के डेरिवेटिव को ही dy बाई डी एक्स बोलते हैं। एक फंक्शन डेरिवेटिव हो
एक फंक्शन का डेरिवेटिव हो निकलता कब है? एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकलता कब है? जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अगर हमारा फंक्शन इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, सबसे पहले हमने डिफरेंशिएबिलिटी सीखी थी ना, सबसे पहले हमने डिफरेंशिएबिलिटी सीखी थी। अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो मैं उसका डेरिवेटिव करता हूं, और डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, और वो क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होता है। तुम्हें अगर याद हो, मैंने तुम्हें एक बात ये बताई थी, तुम्हें अगर याद हो तो मैंने तुम्हें एक बात ये बताई थी, क्या? कि जहां पे भी हमारे फंक्शन के कॉर्नर्स बनते हैं वहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, तो मॉडुलस फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मैंने तुम्हें ये बात बताई थी। मैंने तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन भी दिया था जिसके अंदर कुछ ऐसा ऐसा बना दिया था और पूछा था बताओ फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है। फिर तुमने कहा था कि जहां जहां पे सर ये कॉर्नर्स बन रहे हैं, जहां जहां पे किनारे बन रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? वो सारे पॉइंट्स है जहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। अब एक एक चीज सोचो, फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का ही तो मतलब है। कुल मिला के अगर देखो, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाए। यही तो यहां तक की तो हमारी जर्नी रही है। हमने डिफरेंशिएबिलिटी सीखी, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा, अब सीख रहे हैं कि डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। यानी कि ये सारी चीजें इक्विवेलेंट ही हैं, कि डिफरेंशिएबल होने का मतलब यही है कि उस पॉइंट के ऊपर अगर तुम स्लोप निकाल पा रहे हो टेंजेंट का। डिफरेंशिएबल होने का मतलब अभी तो हमारे लिए मैथमेटिकल एक दूसरी सेंस में चल रहा था, फिर हमने मैथमेटिकल सेंस देखी। हमने पहले तो ये देखा कि भाई डिपेंडेंट क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का वो चेंज, वो रेट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर डेरिवेटिव किए। अब एक दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब एक बात, अब होगा क्या? देखो, जहां पे भी फंक्शन का कॉर्नर बनता है ना, वहां एक दिक्कत आती है छोटी सी। क्या? वहां पे टच करके जाने वाली लाइन दो बनती है, एक नहीं बनती है। जहां पे भी हमारा कॉर्नर बनता है एक फंक्शन के ऊपर, अगर यहां पे मैं टेंजेंट बनाना चाहूंगा तो यहां पे एक टेंजेंट तो ऐसे जाएगा टच करके, और एक टेंजेंट ऐसे जाएगा। यानी कि अगर दो टेंजेंट बन रहे हैं तो दो स्लोप निकलेंगे। दो टेंजेंट बन रहे हैं तो दो स्लोप निकलेंगे, जो कि हम देख रहे थे। एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से आ रहा था और एक राइट हैंड डेरिवेटिव से आ रहा था, वो अलग अलग आ रहे थे। वो अलग अलग आने का मतलब वो क्या कह रहे थे कि एक टेंजेंट का तो स्लोप ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दे रहा है, और एक टेंजेंट का स्लोप ये राइट हैंड डेरिवेटिव दे रहा है। यानी दो टेंजेंट बना रहे हो तुम वहां पे। और अगर दो टेंजेंट बनेंगे तो फिर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि दो दो टेंजेंट एक पॉइंट पे नहीं बना सकते हम। सिमिलरली ये कॉर्नर पॉइंट्स जो दिख रहे हैं यहां पे, हमारे दो दो टेंजेंट्स बनेंगे हर जगह पे। दो टेंजेंट बनेंगे तो एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से निकलेगा एक का टेंजेंट, और एक का टेंजेंट राइट हैंड डेरिवेटिव से निकलेगा। पर हमारा फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब अगर सेम आ रहे हैं तो एक ही टेंजेंट बन रहा है, बस एक ही स्लोप निकल रहा है। एक स्लोप निकलने का मतलब यूनिक टेंजेंट बन रहा है। तो हमारा फंक्शन एक्चुअली में डिफरेंशिएबल होगा। सबसे स्टैंडर्ड की डेफिनेशन यही है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है, तो तुम्हारा मतलब यही होना चाहिए कि अगर उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट बन सकता है तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। अगर यूनिक टेंजेंट नहीं बन सकता तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो जैसे कि ये वाला पॉइंट है, यहां पे कॉर्नर नहीं बन रहा है, यहां पे टेंजेंट सिर्फ एक बनेगा, ऐसा कि यूनिक टेंजेंट बनेगा। यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आएंगे। समझ रहे हो? तो फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का मतलब ही ये है कि वहां पे एक यूनिक टेंजेंट बनना चाहिए। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से एक टेंजेंट का स्लोप निकलता है, राइट हैंड डेरिवेटिव से दूसरे टेंजेंट का स्लोप निकलता है। यानी वो ये बता रहा है कि उस पॉइंट के ऊपर दो दो टेंजेंट्स बनेंगे, है ना। तुम अगर ये मॉडुलस वाला अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो बनता है हमारा -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा बनता है +1। और ये ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनता है -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव बनता है 1। 1 आने का मतलब थीटा 45 है,
तो यानी कि और मैं और गहराई में जाऊं तो ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन जो बना रही है ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आने का मतलब ये वाला टेंजेंट बन रहा है देखो, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आने का मतलब 135 डिग्री एंगल बन रहा है, ये वाला 135 बन रहा है। तो ये दूसरे वाला टेंजेंट बता रहा है, देख रहे हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव टेंजेंट का काम करा रहे थे हमसे, पता ही नहीं था हमें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल रहे थे। एक ने बताया कि 45 डिग्री एंगल बनेगा और एक ने बताया 135 डिग्री एंगल बनेगा, -1 आएगा वहां पे। तो ये कहानी चल रही है सारी की सारी। मैं बताना नहीं चाह रहा था पर मैं तो बता देता हूँ, थोड़ा तो दिमाग में किसी के में कुछ तो घुसेगा। ये कोई पूछेगा नहीं तुमसे, ये कोई कहीं एग्जाम में भी नहीं आएगा, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो अंदर अंदर चल रही है, हमें दिखती नहीं है। तो यहां आके अब सेंस बनी है डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी की सेंस ना तो डेरिवेटिव में कहीं बन रही है इतनी अच्छी, ना और कहीं मतलब डिफरेंशिएबिलिटी यहां आके कनेक्ट होती है। टेंजेंट और नॉर्मल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट कह नहीं सकते, इसके बिना कोई चीज डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर मैंने बता दिया है, तो अब बैक टू अपने टॉपिक आते हैं। यहां पे कुछ इसके सवाल करते हैं अब, ठीक है। थोड़े से करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़े ही करेंगे बस, ताकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आ जाए। ज्यादा मुश्किल नहीं कराऊंगा, 8-10 सवाल कराऊंगा सारे ही, ताकि तुम्हें थोड़ा सा इसका हो जाए, बस इतनी ही जरूरत है इसकी हमें। शिवांग कह रहा है सर इसका मतलब जितने भी अब तक डेरिवेटिव किए वो हमने हाँ वो सब स्लोप्स हैं, वो सारे के सारे स्लोप्स ही निकाले हैं। देखो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द फॉलोइंग कर्व्स। इन कर्व के ऊपर स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकालने, स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकालना है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे, जो कि कितना आएगा 6x माइनस का 4 आएगा, जो कि कितना आएगा 6x माइनस का 4 आएगा। एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, 2 के ऊपर बात कर रहा है, तो 2 के ऊपर dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 6 गुना 2 -4, 12 -4 हो जाएगा 8। यही क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 8 आ गया। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1/8, -1/8 आ गया, ठीक है। और देखो चलो इसके ऊपर तुम बताओ मुझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, एक ही लाइन में कमेंट करना, जल्दी से बताओ। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल एक ही लाइन में कमेंट करके बताओ। करो जल्दी से। वेरी गुड अनुराग। देवेश क्या कर रहा है भाई, खुशी का गलत है, डेरिवेटिव ही नहीं पता खुशी को, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है खुशी क्या होता है। शिवांग का ठीक है, श्रुति का भी ठीक है।
बाकियों का तो आंसर ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स? 4x, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स। किस पे बोला है? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे बोला है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 की बात की जाए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 0 रखो, ये हो जाएगा 0, ये बन जाएगा कोस 0। कोस 0 कितना होता है? 1 होता है, 3 आ जाएगा। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 3 और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? -1/3। कहाँ है कंसेंट्रेशन भाई तुम सबका? कहाँ पे तुम्हारा कंसेंट्रेशन है? मेरे तो समझ से बाहर है। देवेश ने तो सीधा में ही रख दिया है, वाई में ही वैल्यू रख दी थी। ये वाला देखो, यहाँ पे फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है? पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ आ रहे हैं प्रथम। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स बनाना पड़ेगा पैरामीट्रिक डिफ्रेंशिएशन करके, है ना? तो पहले पैरामीट्रिक डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। डी एक्स अपॉन में डी थीटा ए इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा कितना बनेगा? कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है कितना आएगा? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो कितना आएगा? ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ए से कट गया। किस पे पूछ रहा है? एट थीटा इज इक्वल टू π/2 पे। थीटा की वैल्यू π/2 रख दो, तो ये क्या बन जाएगा? साइन π/2 अपॉन में 1 माइनस कोस π/2। साइन π/2 तो होगा 1, कोस π/2 हो जाएगा 0, ये हो गया 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया फिर? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1, है ना? और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? माइनस का 1/10 तो -1 अपॉन 1 -1। देवेश ने तो कसम खाई है गलत जवाब देने की। एक तो आया 1 और एक क्या आया? -1। समझ आई बात? और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सारे कमेंट करके बताएंगे इस लाइन का मतलब क्या है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ऐसे पॉइंट निकालने हैं जहां पे टेंजेंट क्या है? इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये लाइन दी है, इसका मतलब क्या है बताओ? अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा फिर? अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? बोलो। अगर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? स्लोप कितना बनेगा टेंजेंट का? हाँ वेरी गुड श्रुति। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना बनेगा? 0 बनेगा। यानी कि मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है 0, ये बताया हुआ है, ये बताया हुआ है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा कहां से? स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा यहां से, डी वाई बाई डी एक्स। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा यहाँ से? 6x माइनस का 12, क्या आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट ही आ रहा है, mt ही आ रहा है। यानी कि हमें 6x माइनस 12 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0 दी हुई है। x की वैल्यू आ गई 2। हमसे पॉइंट पूछा है, पूरा पॉइंट पूछा है, तो x की वैल्यू 2 उठाओ और कर्व में रख दो, y की भी निकालनी पड़ेगी, पॉइंट बनाना है पूरा। एट x इज इक्वल टू 2, y क्या बनेगा? y बनाओ 3 इंटू में
2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू में 2 प्लस का 5, तो हो जाएगा 12 माइनस का 24 और प्लस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा माइनस का 7। तो पॉइंट क्या बन गया फिर तुम्हारा, 2 कोमा माइनस 7, ये तुम्हारा पॉइंट, जहां पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ आई मेरी बात? ये वाला बताओ खुद से, क्या है, +6 है क्या, +6 है, मैंने 5 लिख दी, +6 है तो ये हो जाएगा -6, तो -7 की जगह क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखो कभी एनसीईआरटी में होता था ये सवाल, ये सवाल कभी एनसीईआरटी में होता था। क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, सेम सवाल है, पर ये फॉर्म कैसी दी हुई है, इम्प्लिसिट फॉर्म है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है हमें यहाँ पे ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के 0 के बराबर रखेंगे, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 दिया हुआ है, तो पहले dy बाई डी एक्स निकालो, यहां से dy बाई डी एक्स बनेगा क्या, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, 2 से डिवाइड करा दो, ये बन जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू 0। वाई डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालेंगे, वाई डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा फाइनली, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया मेरे लिए, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और ये कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अगर ये 0 दिया हुआ है तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0 दी हुई है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 1 है, x की वैल्यू 1 आ गई, y की ओर निकालनी है, तो इसको कर्व में पुट कर दो, y की तो वहीं से निकलेगी, तो पुट इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू में 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा y - 4 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, समझ आई मेरी बात? तो पॉइंट क्या बन गया तुम्हारा, जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 1 कोमा, ठीक है। अरे ये वाई स्क्वायर था, सॉरी, ये वाई स्क्वायर था, गड़बड़ कर दिया, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 थी, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई स्क्वायर था, मैंने वाई लिख दिया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है, तो वाई की एक वैल्यू 2 आएगी और एक -2 आएगी, थोड़ी गड़बड़ कर दिया, वाई स्क्वायर था, सॉरी। तो 2 पॉइंट बनेंगे, एक पॉइंट नहीं बनेगा, 2 पॉइंट बनेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, 1,2 एंड 1,-, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर था, मैंने वाई लिख दिया, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इस तरीके से करना है। और देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, या डायरेक्ट इक्वेशन निकालने का ही करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट दिस। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है। अब इक्वेशन निकालते हैं फाइनली। अभी तक तो हम स्लोप्स की बात कर रहे थे। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व के ऊपर एट x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो x की वैल्यू दी हुई है, पॉइंट पूरा बनाने के लिए y भी निकालना पड़ेगा। तो अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y कितना आएगा ये देखो। सबसे पहले x की वैल्यू 1 लेंगे तो y कितना आएगा, यहां 1 रखो। ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 13 माइनस 10 प्लस 5। पॉइंट देखो क्या पॉइंट बन रहा है। तो ये बन जाएगा 13 और 5 18 और 1 19। 19 में से 16 गए तो 3। तो इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है। यहां पे हमें टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। उसके लिए स्लोप निकालने पड़ेंगे। स्लोप कहां से निकलेंगे? dy बाई डी एक्स से। जब डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x और माइनस का 10। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं हम एट 1,3। 1,3 के ऊपर बात कर रहे हैं dy बाई डी एक्स की, या एट x इज इक्वल टू 1। अब इसमें y रखने की जगह तो दिख नहीं रही है, सिर्फ x दिखने की जगह है, रखने की जगह है तो x रख देंगे। y होता तो y भी रख देते। x की वैल्यू 1 रख दो, कितना हो जाएगा 4 माइनस का 18 प्लस का 26 और माइनस का 10। ये कितना हो गया देखो, 26 और 4 हो गया तुम्हारा 30 और ये हो गया माइनस का 28। तो ये बन गया 2, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तुम्हारा 2। और अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं तो वो हो जाएगा -1/2। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब टेंजेंट का और नॉर्मल का स्लोप और पॉइंट दोनों आ गए। अब निकालो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी ये देखो, y माइनस y1। y1 कितना है 3 है। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तुमने निकाल लिया 2, यहाँ पे 2 रख दो, इंटू में x माइनस x1, तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इनको उठा के उधर ले जाओ, ये हो गया 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू। ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पॉइंट तो यही रहेगा, बस स्लोप चेंज हो जाएगा। तो वो कितना बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है -1/2 इज इक्वल टू x माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 उधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का x और प्लस का 1। इनको उठा के इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। समझ आई कि नहीं आई बात, बताओ क्या ये बात समझ आई अच्छे से या नहीं आई? आसान तो है, इससे आसान क्या होगा। एक और करते हैं, एक और करते हैं, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे। आज ही शुरू कर दूंगा मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस आज से ही शुरू करेंगे। इसमें इतना काफ़ी है, बस हमें इतना इंट्रोडक्शन ही चाहिए, बस उतना ही काफ़ी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व दिया हुआ है तुम्हें y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस साइन 2x। इस कर्व के ऊपर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट x इज इक्वल टू π/2। पहले तो पॉइंट देखो क्या बनेगा,
पहले तो पॉइंट बनाओ, क्या बनेगा, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अगर मैं पाई बाई टू के ऊपर बात करूं तो वाई कितना आएगा, 2 साइन पाई बाई टू, एक्स की जगह पाई बाई टू रखो, और साइन 2 इंटू में पाई बाई टू, यानी कि ये तो साइन पाई बन जाएगा। साइन पाई बाई टू कितना होगा 1, तो ये 2 हो जाएगा, और साइन पाई हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या बना तुम्हारा, हमारा पॉइंट बना पाई बाई टू और कोमा पाई बाई टू को। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट और निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करो, 2 कोस एक्स साइन एक्स का कोस एक्स, साइन 2x का हो जाएगा कोस 2, सॉरी साइन 2x का हो जाएगा कोस 2x, और 2x का हो जाएगा 2, 2x का हो जाएगा 2। किस पॉइंट पे पूछा है, एट पाई बाई टू कोमा 2। पाई बाई टू कोमा 2 पे अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूं तो एक्स की जगह पाई बाई टू रखना है बस, तो ये हो जाएगा 2 कोस पाई बाई टू प्लस 2 कोस 2 इंटू पाई बाई टू, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, कोस पाई बाई टू कितना होगा 0, और ये बन जाएगा कोस पाई, कोस पाई कितना होगा -1, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तुम्हारे पास, कितना आ गया -2 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी अब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ टेंजेंट -2 इंटू में x माइनस x1, x1 कितना है पाई बाई टू है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा y माइनस का 2 इज इक्वल टू -2, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये कितना बनेगा 2x माइनस पाई, तो ये 2 से 2 ये कट ही गया यहाँ पे 2, तो ये बन गया y माइनस 2 इज इक्वल टू -2x और प्लस का पाई, माइनस को अंदर ले जाओ, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, तो ये कितना हो गया 2x प्लस वाई -2 माइनस पाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन की, बिल्कुल देवेश अब की बारी ठीक है। तो इस तरीके से करना है, डीपीपी के अंदर मैंने 10-11 क्वेश्चन डाले हैं, वो कर लेना बस, डीपीपी के अंदर मैंने 10-11 क्वेश्चन दिए हैं, वो कर लेना बस, उतने काफ़ी हैं, ठीक है, इतने में बन जाएगी तुम्हारी बात। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारी थर्ड एप्लीकेशन पे चलता हूँ, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से तुम्हारा केस स्टडी क्वेश्चन भी बन सकता है, मैं साथ की साथ ही करा दूंगा, जो सैम्पल पेपर में था पिछली बारी, ठीक है, मैं अभी करा दूंगा तुम्हें, बाकी पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर केस स्टडी समझ आएगा, ऐसे थोड़ी ना केस स्टडी समझ आएगा। तो हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की। ज़्यादा समय तो नहीं है, 20-25 मिनट बचते हैं, बाकी हम उसमें इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं, फिर हम आगे समय बच जाएगा हमारा। अब आता है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, ये करते हैं, इस पे समय लगाएंगे हम अच्छा खासा, ठीक है, टेंजेंट्स नॉर्मल तो सिलेबस में नहीं था, इसको अच्छे से समझेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, पहले ये समझते हैं ये होते क्या हैं, फिर हम करेंगे क्या, इसके अंदर डेरिवेटिव क्या काम कर रहा है, डेरिवेटिव को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन क्या है इसके अंदर डेरिवेटिव्स की, वो समझेंगे, ठीक है। पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी, फिर उसके अंदर डेरिवेटिव की एप्लीकेशन देखी, फिर टेंजेंट नॉर्मल देखे, फिर उसके अंदर डेरिवेटिव की एप्लीकेशन देखी। अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझेंगे, फिर उसके अंदर डेरिवेटिव की एप्लीकेशन देखेंगे क्या है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जो बढ़े, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जो बढ़े, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जो घटे, बस यही मतलब है, कोई नया खास काम इसके अंदर है भी नहीं, यही बात है बस। और कुछ चीजें हैं जो हमने अच्छी अच्छी बनाई, उनको समझते चलते हैं।
पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शंस की और फिर हम बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शंस दो तरीके के इंक्रीजिंग होते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इंक्रीजिंग फंक्शंस की, तो ये दो तरीके से इंक्रीजिंग होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। एक फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और एक होता है सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। दो तरीके के होते हैं। एक सिर्फ क्या होता है तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन, एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और एक इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि हम इनइक्वलिटी में देखते हैं ना, जैसे कि हम इनइक्वलिटी में देखते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया कि x इज ग्रेटर देन 3 बोल दिया एक तो, और एक मैंने बोल दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, x 3 से बड़ा ही होना चाहिए। और दूसरा क्या है, x इज ग्रेटर देन 3, सिंपल। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा देते हैं हम बोलते में। यहां पे क्या है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, ये थोड़ी नॉर्मल इनइक्वलिटी है, स्लैक बोलते हैं वैसे तो। उसी से थोड़ा कंपेयर करने की, रिलेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, पर मैं एक ग्राफ से समझाता हूं तुम्हें, बड़े अच्छे से ये बात 1 मिनट में समझ आ जाएगी। कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात ये है नहीं। देखो एक ग्राफ बनाते हैं, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम्हें बात समझ आई कि नहीं। देखो मैं इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं। ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैंने एक ऐसा फंक्शन पकड़ा जो सिर्फ और सिर्फ बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसा फंक्शन बनाया जो सिर्फ बढ़ता जा रहा है। क्या ये बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, पहले तो ये बात समझो। क्या ये फंक्शन बढ़ता जा रहा है? जैसे जैसे मैं x की वैल्यू आगे बढ़ाता जा रहा हूं, इस तरफ मैं चलता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं इस तरफ चलता जा रहा हूं, क्या ये फंक्शन बढ़ता जा रहा है? बढ़ने का मतलब वैल्यू ज्यादा लेना। क्या ये अपनी वैल्यू ज्यादा लेता जा रहा है? देखो क्या ये फंक्शन वैल्यू ज्यादा लेता जा रहा है? पहली बात तो इसका बढ़ना समझ आना चाहिए। तो ये फंक्शन बढ़ता जा रहा है, सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको तो बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली ना लगा के अगर सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब, सिर्फ इंक्रीजिंग का मतलब क्या समझोगे? सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब समझना है विच, इसको दूसरी भाषा में अगर समझे तो इसको हम कैसे समझेंगे, विच डज नॉट डिक्रीज। ऐसा फंक्शन जो घटे ना, इसको ऐसे पढ़ना है। ऐसा फंक्शन जो घटे ना उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है? तुम कहोगे सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी ऐसा ही होता है जो घटे ना, पर भाई एक छोटी सी चीज है जो तुम छोड़ रहे हो। देखो ये फंक्शन बढ़ तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बीच में कांस्टेंट हो गया, ये बीच में कांस्टेंट हो गया, ऐसे फिर बढ़ने लग गया। अब ये ऐसा फंक्शन है जो घटा नहीं, बढ़ तो ये भी रहा है, बढ़ तो ये भी रहा है, पर बीच में एक ऐसी सिचुएशन आ गई इसके पास जहां पे ना तो ये घटा ना ही ये बढ़ा। तो हम उस केस में इसको क्या बोलते हैं, द फंक्शन विच डज नॉट डिक्रीज, जो घटा ही नहीं। यानी कि ये कहीं पे सेम वैल्यूज ले सकता है, यानी कि ये बीच में रास्ते में कहीं पे सेम वैल्यू ले सकता है। अब अगर तुम देखोगे तो वैसे तो वैल्यू बढ़ ही रही है, पर बीच में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो बराबर आ रही है पिछली वैल्यूज से, बीच में ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो बीच में बराबर भी आ रही है, पर आगे फिर बढ़ भी रहा है। तो इसको मैं ऐसे बोल लूं तो ये ज्यादा बेटर नहीं है कि जो घटे ना, इसके लिए ये वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर हो गया कि जो घटे ना। इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये कोई ऑप्शन नहीं है, पिछली वाली वैल्यू से ज्यादा ही वैल्यू दिखनी चाहिए, जो पिछली वैल्यू थी उससे ज्यादा ही दिखनी चाहिए, उसके बराबर भी नहीं दिखनी चाहिए। इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे और इसको सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्या इन दोनों बातों का मतलब समझ में आया?
तो अब मैं एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूंगा जो तुम्हें समझ आनी चाहिए। पहली बात तो इनका मतलब समझ में आना जरूरी है, फिर मैं एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूंगा जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं। मान लो मैंने कह रहा हूं कि यहां पे एक x1 उठाया, कोई भी एक x1 उठाया, और आगे मैंने कोई भी एक x2 उठाया। मैं कह रहा हूं अगर x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से अगर छोटा है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, जो f ऑफ x1 होना चाहिए वो f ऑफ x2 से छोटा ही होना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करो, ज्यादा बेटर समझ में आएगी। कहता है कि अगर x1 x2 से छोटा है, तो x1 जो है वो x2 से छोटा ही दिख रहा है, पीछे की तरफ दिख रहा है, तो x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो ये आ रही है। x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये दिख रही है, f ऑफ x1 यहां पे। और अगर मैं x2 के ऊपर बात करूं तो फंक्शन की वैल्यू यहां दिख रही है, ये f ऑफ x2 ये है। अगर x1 छोटा है x2 से, तो जो f ऑफ x1 आएगा, क्या वो भी f ऑफ x2 से छोटा ही नहीं आ रहा है? देखो f ऑफ x1 इज लेस देन f। अगर यही चीज मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूं, तो अगर x1 एक पॉइंट है तुम्हारा और x2 अगर उससे आगे का पॉइंट है, तो अगर x1 छोटा है x2 से, तो यहां पे जो f ऑफ x1 है वो छोटा तो होगा, पर वो बराबर भी हो सकता है। अगर यहां से तुमने x1 x2 दो पॉइंट उठा लिए, तो फिर उस केस में वो इक्वल टू भी दिखा सकता है। तो यहां पे ये इनइक्वलिटी आएगी, f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ। क्या ये दोनों बातें समझ आई? क्या ये दोनों बातें समझ आई या नहीं आई? फिर मैं एक ऐसी लाइन बोलूंगा जिसमें एक लाइन में ये सारा कंसेप्ट सिमट जाएगा। बोलो, पहले तो ये इनइक्वलिटी समझ आनी जरूरी है। एक्चुअल डेफिनेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की यही होती है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, और ये इंक्रीजिंग की, ये डेफिनेशन है। ये बात समझ में आ गई तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो छोटे पॉइंट पे तो छोटी वैल्यू देता है और बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देता है। क्या इस बात से एग्री करते हो? ग्राफ को देखो ध्यान से और मुझे बताओ। मैं बोल रहा हूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा। बस यहां खत्म हो जाएगी बात। छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू, बस इतनी बात पता होनी चाहिए। छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू। अब आ जाओ दूसरे पे। डिक्रीजिंग फंक्शंस कितने तरीके के होते हैं? ऐसे ही डिक्रीजिंग होते हैं जैसे इंक्रीजिंग होते हैं, वैसे डिक्रीजिंग होते हैं। वहां पे कोई नई बात नहीं है। अगर ये बात समझ आ गई तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शंस और डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन मैंने नाम तो लिखा ही नहीं। पहला कौन सा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरा कौन सा? सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन। सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो तो एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ घटेगा, घटता हुआ ही आएगा, ऐसे 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 यूं घटता हुआ आएगा। यहां अगर देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से कम ही आनी है। फंक्शन की वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से क्या आनी है? कम ही आनी है, बराबर भी नहीं आएगी। ठीक है। और अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूंगा तो इसकी डेफिनेशन में मैं लिखूंगा विच डज नॉट इंक्रीज, जो बढ़े ना, बस ऐसा फंक्शन जो बढ़ना नहीं चाहिए, बराबर रह लेगा
पर बढ़ेगा नहीं। तो अगर इस फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसे आया पर बीच में कहीं बराबर हो गया, फिर घट गया, ऐसा फंक्शन, इसको हम सिर्फ डिक्रीजिंग बोलेंगे। यहां पे वैल्यू घट रही है वैसे तो, पर बीच में कहीं कांस्टेंट हो गई, बीच में कहीं क्या हो गई, कांस्टेंट। अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वैसे ही जैसे उसकी लिखी थी। मान लो x1 लिया मैंने, एक पॉइंट जो छोटा पॉइंट है, और x2 लिया ये वाला पॉइंट। अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है तो यहां पे क्या f ऑफ x1 की वैल्यू बड़ी नहीं आएगी, f ऑफ x2 से, वहां पे छोटी थी, यहां पे क्या है, बड़ी है। ठीक है, और यहां पे अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, f ऑफ x1 की वैल्यू छोटी या बराबर होगी f ऑफ, यहां बराबर भी हो सकती है, यहां पे बराबर भी हो सकती है। और अरे 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 वो इनइक्वलिटी वैसी ही लगा, बड़ी होगी या बराबर, बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। एफ ऑफ x1 की वैल्यू या तो ज्यादा होगी या कम होगी। अब इसको भी अगर एक लाइन में सिमटाएं तो क्या बोलेंगे, एक लाइन में अगर सिमटाना है तो क्या बोलेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देता है और बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू देता है। एग्री करते हो? डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा और बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? है ना, एक ऐसा फंक्शन जो छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू दे और बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू दे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। समझ आई मेरी बात? हम्म। अब मैं कुछ बातें लिखूंगा, वो बात तुम्हें अच्छे से समझ आनी चाहिए। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक फंक्शन का जो बिहेवियर है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर is a behavior on a interval, on an interval। ये जो एक फंक्शन का बिहेवियर है, ये एक इंटरवल का बिहेवियर है, एक पॉइंट का बिहेवियर नहीं है। एक पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता, एक इंटरवल पे इंक्रीज डिक्रीज करेगा। मैं किसी पॉइंट पे फंक्शन को इंक्रीज डिक्रीज करवाऊंगा नहीं, मैं एक इंटरवल पे कराऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये ए से लेके बी तक का इंटरवल है, तो मैं पूछूंगा ए से लेके बी तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो ए से बी के इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीज करता हुआ आ रहा है। अगर मैं x2 के ऊपर की बात कर रहा हूं तो ये कोई पॉइंट का बिहेवियर नहीं होता है। एक फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक इंटरवल पे होता है पूरे पे, कि भाई इस इंटरवल पे फंक्शन बढ़ता हुआ गया या घटता हुआ आया। समझ रहे हो? तो ये जो बिहेवियर होता है ये एक इंटरवल का होता है। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? हम्म। अब अगर ये बात समझ में आती है तो इसके बाद एक बात आती है मोनोटोनिक फंक्शंस। फिर हम बात करेंगे कि इसमें डेरिवेटिव का क्या काम है। एक वर्ड आता है मोनोटोनिक फंक्शंस, क्या होते हैं? एक वर्ड आता है क्या, मोनोटोनिक फंक्शन। डेफिनेशन बड़ी आसान है, कहता है कि एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनिक। एक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन को क्या कहेंगे, मोनोटोनिक कहेंगे। अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो भी उसको मोनोटोनिक कह देते हैं, अगर एक फंक्शन डिक्रीजिंग है तो भी उसको मोनोटोनिक कह देते हैं। अब यहां पे फंसते हैं बच्चे, यहां पे फंसते हैं बच्चे। देखो, साइन एक्स की बात करता हूं मैं,
फंक्शन देखा है तुमने साइन एक्स सभी ने? अगर मैं साइन एक्स फंक्शन की बात करूं तो साइन एक्स का ग्राफ सभी ने देखा होगा। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसे जाता है साइन एक्स का। अगर मैं यहीं तक ही ले लूं, बस ज्यादा आगे तक ना लें, बस यहीं तक ही ले लूं, इतने सही बात समझ आ जाएगी। जैसे कि मान लो ये तो तुम्हारा 0 है, ये वाला पॉइंट π/2 का है, ये वाला पॉइंट 3π/2 का, ठीक है। ये है 0, ये वाला π/2 पॉइंट है, ये वाला पाई है, ये वाला 3π/2 है और ये वाला 2π है। ये पॉइंट्स ले लिए। जरा मुझे एक बात बताओ, 0 से लेके π/2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? बोलो। 0 से लेके π/2 तक के इंटरवल की बात करूं, बाकी भूल जाओ, बस इतने इंटरवल की बात करो। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? बताओ क्या बोलोगे फंक्शन को? इंक्रीजिंग बोलेंगे या डिक्रीजिंग बोलेंगे? इंक्रीजिंग बोलेंगे। वेरी गुड अनुप्राश। फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। और इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोल दो। बढ़ ही रहा है, कहीं बराबर भी नहीं हो रहा है। 0 से π/2 तक हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या खाली चलो पहले इंक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। इंक्रीजिंग है, सिर्फ इंक्रीजिंग ही बोल दो चलो। अगर मैं बात करूं π/2 से लेके पाई तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? π/2 से लेके पाई तक अगर मैं बात करूं तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? वहां पे फंक्शन फिर गिर रहा है। बस इस इंटरवल की बात करो, फंक्शन ऐसे घटता हुआ आ रहा है। तो π/2 से लेके पाई तक हमारा फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। चलो ये बात भी समझ आती है। अगर मैं तुमसे पूछूं 0 से लेके π/2, 0 से लेके पाई तक फंक्शन क्या है, अब बताओ। अब मैंने क्या किया, ये पूरा इंटरवल कंसीडर कर लिया। इस इंटरवल पे क्या है हमारा फंक्शन? इस इंटरवल पे 0 से लेके पाई तक, यहां तक, इस पे फंक्शन को क्या बोलोगे? इस इंटरवल पे फंक्शन को क्या बोला जाएगा? बताओ, इस इंटरवल पे फंक्शन को क्या बोला जाएगा? नहीं नहीं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? 0 से लेके पाई तक हमारा फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से जवाब दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मोनोटोनिक मत बोलो। जो पूछा है वो बताओ, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये बताओ बस। मोनोटोनिक की बात नहीं कर रहा मैं अभी, ये बताओ कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अपना कंसेप्ट बना लिया बस। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये बताओ। 0 से पाई तक क्या बोलेंगे? पहले तो बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो क्या बोलेंगे? पहले तो बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, तो क्या बोलोगे? इंक्रीजिंग बोलोगे कि डिक्रीजिंग बोलोगे, या दोनों बोलोगे? क्या बोलोगे? अब यही फंसते हैं बच्चे। इसको कहते हैं कि सर इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है। क्या कहते हैं कि सर इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है, दोनों है, और यही फंस जाते हैं। यहां पे फंक्शन कुछ भी नहीं है, नन। ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ना ही फंक्शन डिक्रीजिंग है। एक फंक्शन एक इंटरवल पे इंक्रीजिंग तब होगा जब वो पूरे इंटरवल पे इंक्रीज ही करता हुआ जाए। एक फंक्शन एक इंटरवल पे डिक्रीजिंग तब होगा जब वो उस पूरे इंटरवल पे डिक्रीज ही करता हुआ जाए। अगर एक फंक्शन कहीं पे इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो वो फंक्शन कुछ नहीं होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, वो दोगला है। ऐसे बात ध्यान रखनी है कि ये दोगला है। इस इंटरवल के ऊपर ये डबल फेस्ड है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी, दोगला फंक्शन है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये फंक्शन कुछ भी नहीं है। तो
0 से π/2 तक हम फंक्शन को इंक्रीजिंग है, तो यहां पे हमारा फंक्शन मोनोटोनिक भी है, क्योंकि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक, अगर इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक होगा। अगर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है तो भी मोनोटोनिक होगा। π/2 से लेके पाई तक भी हमारा फंक्शन मोनोटोनिक ही है। पर 0 से पाई तक की अगर बात करें तो हमारा फंक्शन दोगला है, ना तो हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज करता तो पूरे इंटरवल पे सेम बिहेवियर रखता, अगर डिक्रीज करता तो पूरे इंटरवल पे सेम बिहेवियर डिक्रीजिंग का रखता। दोनों चीजें कर दी तो कुछ नहीं है, दोगला है। क्योंकि कुछ नहीं है तो ना तो ये इंक्रीजिंग हुआ ना ही ये डिक्रीजिंग हुआ, इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, नॉट मोनोटोनिक। तो यहां पे हमारा फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। जहां पे भी हमारा फंक्शन दोनों बिहेवियर्स रखेगा उसमें हम हमारे फंक्शन को मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे, ना इंक्रीजिंग बोलेंगे ना डिक्रीजिंग बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे कुछ भी नहीं है। या तो पूरे पे इंक्रीज करे या पूरे पे डिक्रीज करे, उसी केस में मोनोटोनिक भी बोला जाएगा। अगर दोनों बिहेवियर्स रख रहा है तो वो दोगला हो गया, ना तो वो इंक्रीजिंग ना वो डिक्रीजिंग, और वो मोनोटोनिक भी नहीं होगा। तो इंटरवल इंटरवल की बात है, बस इंटरवल चेंज करने से बिहेवियर ही चेंज हो रहा है फंक्शन का, तुम देख रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो गया तुम्हारा। थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही है, कंसेप्ट इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, छोड़ना तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि बढ़िया से लेक्चर अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, स्कूल से ज़्यादा अच्छे से, है ना। तो मेरे को उम्मीद है इसके साथ अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। तो धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे। ठीक है, कोई नहीं, मैंने करा दिया, मेरे को उम्मीद है समझ आया होगा। मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, डीपीपी कर लेना।